हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में केमिकल काइनेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। साथ साथ ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इज टू चेंज, यानी कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इन गिवन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए चेंज आएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बैकवर्ड की और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, उनमें इक्वल चेंज होगा। कब? जब कैटलिस्ट वहां पर प्रेजेंस होगा, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब इक्वल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। बट किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है और इक्विलिब्रियम में भी कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज होता है तो किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन में। इसलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो बेटा कह रहा है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड होगी रिएक्शन के टाइम पे वो कैसी होगी। तो हीट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हीट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जब कैटलिस्ट प्रेजेंस होता है तो हीट जो होती है वो क्या होती है, अनचेंज्ड होती है। इसलिए बेटा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। एक्टिवेशन एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन की, उससे हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बेटा जब हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर T1 था, T2 था, कांस्टेंट K1 था, K2 था, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर हम ये देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, तो किससे डिटरमाइन होगी वो चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं होता है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। बी है डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट 2 टेम्परेचर। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वहां पर हमारे पास कितने, 2 टेम्परेचर होते थे और 2 रेट कांस्टेंट होते थे। इसलिए बेटा यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फिगर बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर जो हमें फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में उसको कंसीडर करना है और उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्क्स करना है। यहाँ पे बेटा जो फिगर ये गिवन है ये है एक्टिवेशन एनर्जी का, जिसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी एंड एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट को यूज किया गया है। तो ये बेटा हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही। तो रिएक्टेंट से बेटा जब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते हैं तो इतना पार्ट जो होता है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। और जब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं तो ये जो एनर्जी होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो ग्रेटर होती है किससे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा कि जो डेल्टा एच होगा, है ना, जो डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 0 से, और वैल्यू जो होगी हमारी किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और इसे हमें क्या करना होगा, हीट देना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो नॉट फेवरेबल होगी। क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन नॉट फेवरेबल होगी। तो इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम जो ऑप्शन गिवन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2। तो ये तो करेक्ट है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या है, E1 एंड E2 है, एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, देखो प्रोडक्ट हमारा कौन सा है, बैकवर्ड रिएक्शन का है। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एनर्जी क्या है, लेस है, किससे, फॉरवर्ड रिएक्शन से। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर ए वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डीकम्पोजिशन रिएक्शन गिवन बिलो। और रिएक्शन जो है हमारी वो कौन सी है, A gives out B plus C. The initial pressure of the system
before decomposition of A was Pi. After lapse of time t, total pressure of the system increased by x units and became Pt. The rate constant K for the reaction is given as. So यहाँ पर बेटा क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज में है, जिसमें A का डिकम्पोजिशन हो रहा है B प्लस C में, और उस कंडीशन में इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है बिफोर डिकम्पोजिशन A वाज Pi है, और आफ्टर लैप्स ऑफ T टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम कितना है, x यूनिट है, बिकम Pt. तो रेट कांस्टेंट के लिए जो है यहाँ पर गैस फेज में फॉर्मूला क्या होगा, यही हमें यहाँ पर फाइंड करना है. सो बेटा हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, A गिव्स आउट B प्लस C, है ना. A से क्या बन रहा है, B प्लस C बन रहा है. तो बेटा जब टाइम t 0 होता है हमारा, है ना, t हमारा क्या होता है, 0 है, उस कंडीशन में जो प्रेशर है वो Pt है, उस समय B और C हमें पता नहीं है, तो ये 0 हो गए. आफ्टर टी टाइम, यानी टी टाइम के बाद क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा P माइनस एक्स, क्योंकि प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेंगे, x मिलेंगे. अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या बनेगा, Pt इक्वल टू बनेगा Pi माइनस एक्स प्लस एक्स, है ना. तो x को यहाँ पर हम बाहर कर लें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pt माइनस Pi हो जाएगा. इतना क्लियर हो गया. अब बेटा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, K इक्वल टू 2.303, है ना, अपॉन T, और लॉग इनिशियल वैल्यू हमारी क्या होगी, Pi होगी, और नीचे ये क्या बनेगा हमारा Pi माइनस एक्स. ठीक है ना. तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग Pi अपॉन क्या हो जाएगा, Pi माइनस एक्स की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, Pt माइनस Pi, है ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा. अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या बनेगा, लॉग Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt. अब यहाँ पर चेक कर लो कि इन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला है जिसमें log Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt है. तो बेटा बी ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि K इक्वल टू 2.303 अपॉन T log Pi अपॉन 2Pi माइनस Pt. तो बी ऑप्शन बेटा आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया कि कैसे हम फॉर्मूले को यहाँ पे फाइंड करेंगे गिवन इक्वेशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ ln K वर्सेस 1 बाई T. तो यहाँ पर बेटा हमें क्या है, ऑप्शन में ग्राफ गिवन है और कह रहा है कि आर्हेनियस इक्वेशन गिवन है ना. कौन सा ऐसा ग्राफ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है K वर्सेस 1 बाई T की रिलेशन को. तो बेटा आर्हेनियस इक्वेशन हमारी जो है वो क्या है, AE माइनस EA बाई RT है ना. क्या है, AE माइनस EA बाई RT, ये हमारी क्या हो गई, आर्हेनियस इक्वेशन हो गई. अब यहां पर क्या करें बेटा, हम टेकिंग log E, है ना, बोथ साइड का हम कर लेते हैं log E. ठीक है ना. तो ये क्या बनेगा, ln K इक्वल टू हो जाएगा ln AE माइनस EA बाई RT. ठीक है ना. तो यहां पर क्या होगा कि ln K इक्वल टू हो जाएगा ln A प्लस ln E माइनस EA बाई RT. ठीक है ना. सो ln K इक्वल टू क्या होगा, माइनस EA बाई RT प्लस हो जाएगा ln A. ठीक है. तो ln K इक्वल टू जो होगा यहाँ पर वो बनेगा माइनस EA बाई R, और ये हो जाएगा हमारा 1 बाई T प्लस ln A. अब इसको हम क्या करें, y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लें. तो y इक्वल टू mx प्लस सी हमने कर लिया. ठीक है ना. तो यहां पर देखो ln k और 1 बाई टी ये दोनों क्या है, हमारे वेरिएबल हैं, है ना. ln k और 1 बाई टी क्या है, वेरिएबल हैं. तो यहां पर जो ग्राफ होगा बेटा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में ln k वर्सेस 1 बाई टी का ऐसा ग्राफ बनता है. क्वेश्चन समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द आर्हेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन, है ना. यहां पर क्या है कि कंसीडर द आर्हेनियस इक्वेशन गिवन बिलो एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. ये जो आर्हेनियस इक्वेशन दी है, इस आर्हेनियस इक्वेशन के बेस पे हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क करना है. तो बेटा यहाँ पर जो आर्हेनियस इक्वेशन है, उस आर्हेनियस इक्वेशन में जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो K हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है,
और टाइम भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और EA/RT जो होता है वो हमारा डिक्रीज होता है। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो यहां पर गिवन है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि टेम्परेचर जो है, जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बी ऑप्शन है रेट कांस्टेंट डिक्रीज, यानी के हमारा जब डिक्रीज होता है तो इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। सी ऑप्शन में क्या है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। डी ऑप्शन है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि रेट कांस्टेंट जब इंक्रीज होता है तो क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड वर्सेस time for the reaction between zinc and dilute HCl is given in figure below. On the basis of this mark the correct option. यानी कि यहाँ पर हमें क्या है, एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के बेस पे हमें यहाँ पर आंसर को मार्क करना है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि 20 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड का टाइम है। तो 40 सेकंड पे हमें दिख रहा है कि एवरेज रेट जो होता है, ठीक है ना, एवरेज रेट हमारा क्या होता है, एवरेज रेट वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है ना। तो बेटा टाइम t1 जब हमारा 0 होगा तो v1 भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, और t2 जब हमारा कितना होगा, 40 होगा, कितना होगा, 40 होगा, तो v2 जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो ये हमारा क्या है, t1 है ना, और ये हमारा क्या है, t2 है। तो टाइम जब 40 है तो v2 जो है हमारा 40 पे कितना हो रहा है, ये v2 हमारा कितना हो रहा है, v3 हो रहा है, ठीक। और t1 पे क्या था, v1 0 था। तो इसलिए यहां पर जब हम एवरेज रेट निकालेंगे इसका तो क्या करेंगे, v2 माइनस v1 करेंगे अपॉन t2 माइनस t1 करेंगे। तो v2 की वैल्यू कितनी है, v3 है, माइनस v1 की वैल्यू 0 है, t2 की वैल्यू कितनी है, 40 है, माइनस t1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा v3/40। कितना आया, v3/40। तो इसलिए यहाँ पर बेटा सी ऑप्शन जो होगा कि एवरेज रेट अप टू 40 सेकेंड इज v3/40 होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ पर हमें A, B, C, D 4 स्टेटमेंट गिवन है और इसमें ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। तो चेक करते हैं। A हमारा है द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, करेक्ट है, ठीक है ना। सेकंड है B, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। सी हमारा द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन, ये बेटा हमारा जो है नॉट करेक्ट है अबाउट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए बेटा हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है नॉट करेक्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ग्राफ गिवन इन फिगर इन क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट शो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 गिवन था उस क्वेश्चन नंबर 8 में जो ग्राफ है उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या करना है, 40 सेकेंड पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो डज नॉट सो इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट शो नहीं करेगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट इक्वल टू बेटा क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो पर्टिकुलर ग्राफ में जो था वो वॉल्यूम चेंज जो था वो 50 माइनस 30 और इंटरवल जो था वो v5 माइनस v2, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, नॉट शो करेगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
ए ऑप्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। ये करेक्ट आंसर है हमारा, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 11th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये करेक्ट नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज, ये भी करेक्ट नहीं है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्टेटमेंट ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। ओनली ए ऑप्शन इन 4 स्टेटमेंट में जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। सो यहां पर हमें क्या गिवन है, रेट एक्सप्रेशन गिवन है गिवन इक्वेशन का, और ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन है यहाँ पर जो करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। तो बेटा जो रेट है यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले। तो रेट इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाएगा -1/5 बी आर माइनस डेल्टा बी आर माइनस अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी, और ये इक्वल हो जाएगा -1/6 डेल्टा एच प्लस अपॉन डेल्टा टी। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा क्या बेटा हमारा, डेल्टा बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/6 है ना, डेल्टा एच आयन अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर हमारा सी ऑप्शन है बेटा, जिसमें ये रिलेशन हमें देखने को मिल रही है, इसलिए सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। यहाँ पर हमें क्या है, ग्राफ गिवन है, और इन ग्राफ में हमें पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ ऐसा है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेटा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो एक्सोथर्मिक के लिए होती है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ग्रेटर होती है ना। एनर्जी ऑफ जो रिएक्टेंट होती है वो ग्रेटर होती है किससे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से। किसके लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस कंडीशन में डेल्टा एच जो होता है वो लेस हो जाता है 0 से, यानी कि डेल्टा एच जो होता है वो हमारा कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जब ये नेगेटिव हो जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से ग्रेटर हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी कम होगी, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन आता है, रिएक्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट में क्या है, इस ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो लेस है प्रोडक्ट से। तो सेकंड वाले में तो प्रोडक्ट लेस है रिएक्टेंट से, थर्ड वाले में प्रोडक्ट रिएक्टेंट के इक्वल है, फर्स्ट वाले में रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट से लेस है। इसलिए फर्स्ट वाला जो ग्राफ होगा हमारा वो हमारा करेक्ट ग्राफ होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। इसलिए यहाँ आपका बेटा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ग्राफ ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये थे बेटा 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 12th केमिकल काइनेटिक चैप्टर के, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना